डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इसको क्या किया, डिस्कवर किया। इसको न्यूक्लियस नाम देने का मकसद ये था क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी हुई तो ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद था, जैसे एक एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसी तरह इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लियस। और उसी न्यूक्लियस को आज हम यहाँ पर खोल के आपको वन बाय वन उसके कंपोनेंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसकी लोकेशन की बात करें तो आमतौर पर ये किसी सेल के सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी सारी वैक्यूल होती है, जिसपे हम लेक्चर पहले दे चुके हैं। वो वैक्यूल इसको पुश कर देती है, नुकरे लगा देती है, साइड पे कर देती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस पेरिफेरल एरिया यानी कि सेल के थोड़े से किनारों की तरफ आपको नजर आता है, बड़ी वैक्यूल होने की वजह से। शेप की बात करें तो आमतौर पर ये स्फेरिकल होते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन ये इर्रेगुलर भी हो सकते हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर वेरी करते हैं। अच्छा, ऐसे सेल जिनमें इनका नंबर 1 होता है उसे आप कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड। मोनो मीन 1, न्यूक्लिएटेड मीन न्यूक्लियस। तो मोनोन्यूक्लिएटेड ऐसे सेल होंगे जिनके अंदर 1 न्यूक्लियस होगा। इसी तरह बाई वालों के अंदर 2 होते हैं, और पॉलीन्यूक्लिएटेड ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को, इसके कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने नंबरिंग रेड कलर से यहाँ पर आपके सामने क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है। ये इसके कंपोनेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये आपको सारे कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। वन बाय वन हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इनवेलॉप। इनवेलॉप कहते हैं कवर को, गुलाफ को। इनवेलॉप करती क्या है, ये बाहर इस टाइम आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, आपको यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन वाली एक इनवेलप नजर आ रही है, इसको आप न्यूक्लियर इनवेलॉप कहते हैं। और ये करती क्या है, ये न्यूक्लियस के सारे मटेरियल को अपने अंदर कवर करके रखती है, लपेट कर रखती है। और ये जो इन्वेलप है, हम इसके कहते हैं कि इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, ये 2 लेयर्स। एक इसकी इनर लेयर होती है और एक इसकी क्या होती है, आउटर लेयर होती है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि इस आउटर लेयर के साथ यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लगे हुए नजर आते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था रफ भी होते हैं और स्मूथ भी होते हैं। समटाइम दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर पोर की तरफ। न्यूक्लियर पोर से क्या मुराद है, पहले तो ये समझ लें। होता क्या है, कहीं कहीं इस मेम्ब्रेन के अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन, बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती है। जुड़ने से मुराद क्या है, दीज बिकम कॉन्टिन्यूस, आपस में जुड़ जाती है। एज दीज बिकम कॉन्टिन्यूस दिस प्रोड्यूस अ पोर, एक सुराख पैदा कर देती है, जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक नहीं होता, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर पोर असल में करता क्या है, न्यूक्लियर पोर इस जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, हमने सेल के कंपोनेंट्स की बात की थी कि एक सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर उसके न्यूक्लियस होता है, और ये इसका साइटोप्लाज्म होता है। बिल्कुल उसी तरह सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है उसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल निकल के बाहर भी इसी पोर के जरिए आता है और अंदर भी इसी पोर के जरिए से ही जो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर कंट्रोल द ट्रैफिक इन एंड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो दीज आर कैरिंग आउट एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल्स का क्या करवाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं। सिंपली ये मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर भी लेके आता है, न्यूक्लियस के बाहर भी लेके जाते हैं। हमने पढ़ा था जब हम राइबोसोम पढ़े थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो राइबोसोम बनते हैं, फिर उन्हें साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है और वहां पर जाकर ये प्रोटीन बनाते हैं। तो वो जो राइबोसोम बाहर आते हैं, इन्हीं न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर आते हैं। नंबर्स की बात करें तो इनके नंबर वेरिएबल होते हैं और डिपेंड करते हैं सेल टू सेल। जैसे कि हमारे पास अगर एक एग है, एक अंडा है, एग भी एक सेल है, और दूसरी तरफ हमारे पास रेड ब्लड सेल है।
एक एग है और एक आरबीसी है। एग के अंदर 30,000 तक पोर होते हैं और जो हमारे पास रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर जो पोर होते हैं वो 3 to 4 होते हैं। असल में इसकी वजह क्या है, जो रेड ब्लड सेल है वो डिफरेंशिएटेड सेल है। अब डिफरेंशिएटेड सेल क्या होते हैं, वो सेल जिनको अपना फंक्शन पता होता है। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। लेकिन एग सेल को नहीं पता कि वो कल जाकर जो है वो फर्टिलाइज करेगा कि नहीं करेगा। जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी यहाँ तवे पर फ्राई होगा। लाइफ मीन यहाँ पर था कि आगे जाकर वो चूजे निकलेगा भी कि नहीं कि उसे इंसान कहा जाएंगे। तो उसके मुस्तकबिल के बारे में हमें पता नहीं है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर आमतौर पर पोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर के बारे में हमने पढ़ लिया। चौथा कंपोनेंट इनका जो आता है दैट इज न्यूक्लियोलस। असल में जब इस न्यूक्लियस को देखा गया ना, तो आमतौर पर कोई भी डिस्कवरी हो साइंटिस्ट उसके खिलाफ चले जाते हैं, उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस वाहद एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसको हर एक ने माना। हर एक ने इसलिए माना, हमने स्टार्ट में बात करनी थी कि ये वेरी प्रोमिनेंट है, सेल के अंदर बहुत प्रोमिनेंट पार्ट होता है। स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए आप सेल की ऑर्गेनेली को कलर देते हैं। तो कलर के दौरान न्यूक्लियस बड़ा वाज़ेह पार्ट था, बहुत ही ज्यादा वाज़ेह पार्ट था बनिस्बत सेल के, इसलिए न्यूक्लियस को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया गया। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर उससे भी ज्यादा डार्कली स्टेन्ड कलर्ड हिस्सा था जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस करता क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है जो आगे प्रोटीन बनाने में यानी राइबोसोम बनाने में हमारी मदद करता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये डार्कली स्टेन्ड होता है, लेकिन जैसे न्यूक्लियस के गिर्द एक बाउंड्री होती है, इसके गिर्द कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर इसके न्यूक्लियोलस को हम जरा गौर से देखें तो हमें पता ये चलता है कि न्यूक्लियोलस के 2 रीजन बनते हैं। एक उसका बाहर वाला रीजन होता है जो दानेदार होता है, ग्रैनुलर रीजन होता है। उसका किनारे वाला हिस्सा, पेरिफेरल हिस्सा जो है वो ग्रैन्यूल्स बनाता है। ग्रैन्यूल से मुराद है यहाँ पर दाने बनाना, ठीक है जी, दानेदार स्ट्रक्चर बनाना, वेजिकल लाइक जिसे आप कहते हैं, इसको आप कहते हैं पेरिफेरल ग्रैनुलर। लेकिन इसके सेंटर के अंदर क्या मौजूद था, धागेनुमा स्ट्रक्चर मौजूद था जिसे आप कहते हैं फिब्रिलर। और इसका सेंटर वाला हिस्सा फिब्रिलर फाइबर और किनारा वाला हिस्सा इसका क्या है, ग्रैनुलर दानेदार। असल में ये वो हिस्सा है जहां पर राइबोसोम्स के सब यूनिट पड़े होते हैं। और सेंटर वाला हिस्सा जो फिब्रिलर है, यहाँ पर इसका आरडीएनए, राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है जिसने राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनवा के आगे क्या बनवाना होता है, राइबोसोम बनवाना होता है। तो ये न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस किसी सेल में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। कमिंग टुवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी बुक जैसे न्यूक्लियस का टॉपिक स्टार्ट करती है तो सबसे पहले क्रोमेटिन के बारे में बताती है। क्योंकि मैंने क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को इकट्ठा बताना था, इसलिए मैंने इसको आपको लास्ट कंपोनेंट बता दिया। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, आप देख रहे होंगे इस न्यूक्लियस के अंदर धागेदार मटेरियल मौजूद है। ये थ्रेड लाइक मटेरियल जो मौजूद है सेल के अंदर, इस थ्रेड लाइक मटेरियल को आप क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, हम सिंपली कहते हैं ये क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल है। जब भी कभी सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, यानी डिवाइड नहीं कर रहा होता, ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में हमें नजर आता है। अगर हम क्रोमेटिन को थोड़ा सा खोल कर देख लें तो हमें इस बात का एहसास होगा कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये टोटल 18 नंबर होती है, यहाँ पे नंबर हम डिस्कस नहीं कर रहे, बस इन प्रोटीन्स का नाम क्या है, हिस्टोन्स, ठीक है जी। और उसके साथ साथ ये रेड कलर से मैंने जो शो किया हुआ ये है डीएनए। तो ये पूरा क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर 2 मेन चीजें होती हैं, हिस्टोन, डीएनए, और कुछ केस में हम कहते हैं राइबोसोम भी मौजूद होता है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये आपको कब नजर आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको तब नजर आएगा जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। अच्छा, जब सेल डिवाइड करने लग जाएगा तब क्या होगा, जब सेल डिवाइड करने लग जाता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होने लग जाता है। कंडेंस से मुराद क्या है, ये कुछ इस तरह क्या करने लग जाता है, कंडेंस करने लग जाता है। और ये कंडेंस होके बड़ा फाइन सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम,
ठीक है जी, इसे आप क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये इकट्ठा होने लग जाता है। अगर मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। असल में जब सेल एक नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो उसमें ये धागेदार मटेरियल, क्रोमाटिन मटेरियल बिल्कुल सेल के अंदर ऐसे पड़ा होता है, बिखरा हुआ धागेनुमा, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे सेल डिवाइड करने लग जाता है ये मटेरियल कंडेंस होने लग जाता है और ये कंडेंस होके आपको एक क्रोमोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर दे देता है। इससे फायदा क्या होता है, सारे धागे एकदम लिपट जाते हैं। लिपट के जब सेल डिवीजन के दौरान दो सेल बनने होते हैं तो सेल में मटेरियल डिवाइड करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये इस तरह होता है। तो ये हमारे पास आ गया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आपको कब नजर आते हैं, जब कोई सेल डिवाइडिंग फेज में होता है। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो तब आपको ये नजर आता है। इसको कहते हैं क्रोमोसोम। हर चीज के नाम देने की कोई वजह होती है। इसको नाम क्यों दिया गया है, लफ्ज क्रोमोसोम निकला है क्रोमा और सोमा। क्रोमा कहते हैं कलर को और सोमा को कहते हैं बॉडी। क्योंकि जब स्टेन अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं डिवाइडिंग फेज के अंदर, ये बड़े डार्क कलर को अटेन कर लेते हैं, इसलिए आप उसको क्या कहते हैं, कलर बॉडी। ये आपको कलर्ड हिस्सा नजर आता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी। और ये जो आपको मैंने सर्कुलर पार्ट शो किया हुआ है इसको आप कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, ठीक है जी। और थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमेयर है और सेंट्रोमेयर के गिर्द क्रोमोसोम, हम आपने देखा होगा क्रोमोसोम को इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि ये इस वक्त एक क्रोमोसोम है और इस वक्त ये एक क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ मौजूद है। डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंथेसिस फेज, एस फेज, जब सेल अपने डिवाइड करने से पहले इंटरफेज में जाता है तो सेल एस फेज से गुजरता है और एस फेज के दौरान वो अपनी कॉपी बना लेता है। तो ये उसकी बात करें। अच्छा, जो एक सेंट्रोमेयर हमने देख लिया कि ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या होता है ये बाद में बताएंगे आपको। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं एक सेंट्रोमेयर के साथ दो ये लगे हुए हैं, दीज, इन्हें आप कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। सिस्टर क्रोमाटिड्स। अच्छा, अगर यहां पर कोई एक और क्रोमोसोम होता तो अगर आप इन दो आर्म्स की बात कर रहे होते तो ये है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। एक ही सेंट्रोमेयर के साथ लगे हुए क्रोमोसोम्स के जो बाजू होते हैं उन्हें आप सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं और अगर कोई और क्रोमोसोम है उसे आप क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रोमेयर है ना, यहाँ पर एक प्रोटीन लगी होती है जिसे आप कहते हैं काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर के साथ आकर स्पिंडल फाइबर लगते हैं एनाफेज के दरमियान में और इसे सेपरेट कर देते हैं ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है जी। तो स्पिंडल फाइबर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया हमने, तो ये थोड़ा इनके बारे में याद रखिएगा। जो क्रोमोसोम का नंबर है वो स्पीशी टू स्पीशी जो है हम देखते हैं। जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ तो ह्यूमन सारे भी जो इस दुनिया में है उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। जैसे हर ह्यूमन जो है उनके आमतौर पर जो बॉडी सेल होते हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है जी। तो दुनिया में कोई भी इंसान हो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर रिमेन फिक्स इन अ स्पीशी। ठीक है जी। तो ये आम तौर पर जो बात हो रही है ये डिप्लॉइड सेल की बात हो रही है। अब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड असल में बात क्या है, जो हमारे आमतौर पर सोमैटिक सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं जैसे स्पर्म एंड एग सेल, इनके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर आप गौर करें तो 46 का हाफ 23 होता है, यानी अगर ये n है 23 तो ये उसका डबल है 2n। इस कंडीशन को आप कहते हैं डिप्लॉइड और इसको आप क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर असल में ये जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं यहाँ पर एग और स्पर्म सेल में, वो इसलिए हैं क्योंकि बाद में ये दोनों मिलकर दोबारा डिप्लॉइड बना देंगे। खैर इसमें डिटेल में हमने नहीं जाना। उसके बाद अगर कोई एक और मिसाल कर लें तो पी मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर उसका हाफ हैप्लॉइड की बात करें तो 7 होते हैं। इस तरह आपकी बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम की मिसालें दी हुई हैं। जैसे चिंपैंजी के अंदर 48 होते हैं डिप्लॉइड, हैप्लॉइड की बात करेंगे तो उसका हाफ कर
हैं। ठीक है जी, तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना। ये था हमारा न्यूक्लियस, और याद रखिएगा इन सब के अगर आप फंक्शंस को बारी बारी डिस्कस कर लें तो आपको समझ आ जाएगा न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। इनवेलप मटेरियल के एक्सचेंज करती है, क्रोमैटिन मटेरियल पर जीन मौजूद होते हैं, जीन, ठीक है जी, AUG लेट्स सपोज, ठीक है। और इस जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर की जाती है, यानी हेरिडिटरी मटेरियल, नस्ल दर नस्ल जो मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो इन्हीं क्रोमोसोम्स या जीन के जरिए होती है। फिर न्यूक्लियोलस का काम क्या है, ये फैक्ट्री है किसकी, राइबोसोम की। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।